Assalamu alaikum, this is Shaibla Shari and welcome back to the PHP tutorial. So लास्ट वीडियो में हमने जो है इस तरह की जो है एक गैलरी बनाई थी और मैंने आपसे कहा था कि आपने ट्राई करना है कि अगर हम इस पे क्लिक करें तो वो एक न्यू टैब में ओपन हो जाए फुल स्क्रीन पे। तो इसके लिए मैंने आपको हेड भी बेसिकली दी थी कि आप इसके लिए जो है लिंक्स इस्तेमाल कर सकते हैं एंड आई होप कि काफ़ी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा एंड आपसे हो भी गया होगा। सो आइए देखते हैं कि अगर ये चीज़ हमें अचीव करनी है तो वो हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बेसिकली सिंपली क्या करना होगा, आपने प्रीवियस हमने जो है प्रीवियस लेक्चर्स में HTML के लेक्चर्स में लिंक्स का टॉपिक कवर किया था और उसमें हमने कवर किया था इंटरनल लिंक्स को। इंटरनल लिंक्स में हमने ये देखा था कि अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज पे मूव होना है तो वो हम किस तरह से हो सकते हैं, और वहाँ पे हमने डिटेल के साथ इंटरनल लिंक्स को स्टडी किया था। सो अगर आपने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली आप पहले उसको देखें और फिर यहाँ पे आके आप इसको कंटिन्यू करें ताकि आपको इजीली समझ आ सके। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली क्या करना है, सिंपली एक लिंक लगानी है। सो लिंक लगाने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इको। वैसे मैं इसको यहाँ पे भी लिख सकता हूँ लेकिन इसको मैं जो है थोड़ा साफ सुथरा रखने के लिए मैं अलग से यहाँ पे इको लगा रहा हूँ, और आगे चल के तो हम वैसे भी HTML का काम HTML में करेंगे और PHP का काम PHP में करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि हम एंकर टैग इस्तेमाल करते हैं और एंकर टैग की जो टैग होती है वो बेसिकली ए होती है। सो ये एंकर टैग यहाँ पे हमने स्टार्ट की है और ये मुझे बेसिकली लगानी है इमेज के ऊपर। दैट्स वाई इस इमेज के बाद मैं इस ए टैग को क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई। अब मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इसका पाथ देना है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हैरिफ किया मैंने, और हैरिफ में हम क्या देते थे, अपनी फाइल का नाम देते थे। तो जिस तरह से हमने इंटरनल लिंक्स में देखा था कि अगर मुझे कोई दूसरा पेज ओपन करना होता था तो हम क्या करते थे, उस पेज का नाम देते थे और फिर उसके आखिर में डॉट HTML लगा देते थे। लेकिन यहाँ पे तो ये कोई पेज वगैरह नहीं है, यहाँ पे इमेज है। दैट्स वाई मैं क्या करूंगा, इमेज का ही पाथ दूंगा। और आपको पता है कि हमारी इमेजेस किस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई हैं, गैलरीज के अंदर पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे, गैलरी स्लैश और फिर उस इमेज का नाम, जैसे वन है तो वन, टू है तो टू, और फिर डॉट JPG। एग्जैक्टली सेम चीज हमने कल भी की थी, मतलब कि लास्ट लेक्चर में हमने की थी। $i.jpg जिस तरह से किया था सेम इसी को कॉपी करके आप यहाँ पे रख दें। कुछ भी नहीं करना था, सिंपली बस आपने जो हैरिफ लेना था और ये सेम जैसे यहाँ पे आपने पाथ दिया है वो डिट्टो कॉपी ही आपका यहाँ पे आना था। एंड दैट्स इट। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इसको हमें ओपन करना है न्यू टैब के अंदर, तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं टारगेट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक, और ये भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो सिर्फ ये चीज़ लगानी थी आपने। उसके बाद हमने इसको सेव किया और यहाँ पे आके हम इसको रिफ्रेश करते हैं। और रिफ्रेश करने के बाद अब आप देखिएगा कि अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए परफेक्टली ये इमेज ओपन हो गई। और लेट्स से कि हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं और इस इमेज के ऊपर मैं अब क्लिक करने वाला हूँ। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए ये वाली इमेज आपकी ओपन हो चुकी है। तो देखा आपने कितना कितना सिंपल तरीका था अपनी इमेजेस को ओपन करने का। तो सिंपली हमें यहाँ पे लिंक लगानी थी। क्लियर हो गया। तो आइए चलते हैं आज के टास्क की तरफ। ये तो कल वाला था। तो यहाँ पे अब मुझे अगर अगर आपसे कोई भी कहे कि आप मुझे जनरेट करके दें इवन नंबर की सीरीज या ऑड नंबर की सीरीज, तो वो आप किस तरह से करेंगे। इवन नंबर्स क्या होते हैं आपके पास, बेसिकली 2 4 6 8 10। और ऑड नंबर्स आपके पास बेसिकली क्या होते हैं, 1 3 5 7 9, सो ऑन एंड ऑन। ये इनफाइनाइट तक जाएगा फिर। तो अब मुझे सिंपली क्या करना है, अगर मैं ऑड नंबर्स जनरेट कर रहा हूँ तो वो 1 से लेके 10 तक, मतलब 1 3 5 7 9 तक आना चाहिए। तो तो कैसे करेंगे हम इसको, सिंपल तरीका है। आप सिंपली क्या करें, यहाँ पे आप लिख दे 4। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 1 है अगर आपने ऑड नंबर्स जनरेट करने हैं तो। और अगर हम इवन नंबर जनरेट करते तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट 2 हो जाता, क्योंकि इवन 2 से स्टार्ट होते हैं। सो यहाँ पे आपने 4 लिख दिया। I इज इक्वल टू 1, $i इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, एंड देन $i प्लस प्लस। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक और $i, और फिर थोड़ा सा कॉन्केटनेट करके एक स्पेस दे देते हैं ताकि इनमें थोड़ा सा गैप आ जाए। मतलब कि इस तरीके से, अगर मैं ये स्पेस नहीं देता तो ये ऐसे आते हैं 1 3 5 7 9 इस तरीके से, जो कि 13,579 लगता, मतलब कि प्रॉपर सीरीज आपकी नहीं लगती।
ठीक है जी, तो ये मैंने लिख दिया है। तो इस टाइम पे करंटली मेरे पास आउटपुट क्या आने वाला है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एग्जैक्टली यही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि हमारा जो है ऑड नंबर जनरेट हो। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लास्ट वाली क्लास का ही लगा हुआ है, तो इसको रहने देते हैं, अच्छा लग रहा है। ठीक है। कैसे करेंगे? दो तरीके हैं। नंबर फर्स्ट तरीका कि आप यहाँ पे क्या करें, इको के बाद $i प्लस प्लस आप कर दे इसको यहाँ पे इस तरीके से। अब अगर हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें तो देखिए परफेक्टली आपकी जो ऑड सीरीज से जनरेट हो गई। और ये कैसे हो रही है, थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपका जो आई की जब फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है तो आई की वैल्यू 1 थी। 1 इसने प्रिंट किया। 1 प्रिंट करने के बाद इस लाइन पे मैंने क्या किया, आई को इंक्रीमेंट कर दिया, जो कि क्या हो चुका, 2 हो चुका। उसके बाद ये आएगा ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे अगेन मैंने क्या किया, उसके अंदर 1 ऐड किया। दैट मीन्स कि अब वो आपका हो चुका है 3। और फिर यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, और फिर ये यहाँ पे जो अपडेटेड वैल्यू है जो कि 3 थी वो आपकी प्रिंट हो रही है। तो देखा आपने कितना सिंपल था ये। सिर्फ यहाँ पे आई प्लस प्लस मैंने लगा दिया। और अगर मुझे इवन नंबर्स जनरेट करने हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में अपना 2 कर दूंगा। बाकी सारा काम सेम ही रहेगा यहाँ पे। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए 2 4 6 8 10 आपका परफेक्टली जनरेट हो चुका है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपके पास होता है कि आप यहाँ पे इंक्रीमेंट के जगह पे आप सिंपली क्या करें, प्लस इज इक्वल्स टू 2 कर दें। प्लस इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल टू भी आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए बिल्कुल परफेक्टली आपके पास आउटपुट आ रहा है। और ये जो बेसिकली मैंने लाइन लिखी है इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये बेसिकली क्या कर रही है, ये वाला काम कर रही है कि आपने यहाँ पे क्या लिखा, $i इज इक्वल्स टू 2। और फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, $i इज इक्वल्स टू $i प्लस 2। ये मतलब कि इस तरीके का काम कर रही है जो, और ये इस तरह की चीजें हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो ये बेसिकली क्या कर रही है कि आई की जो भी वैल्यू थी उसके अंदर इसने 2 को ऐड कर दिया, तो वो क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू जो अपडेटेड आ गई मेरे पास वो 4 आ रही है। और फिर अगली दफा फिर जब थर्ड इटरेशन चल रही है तो उस टाइम पे अगेन आपके पास जो है 4 की वैल्यू के अंदर ये चीज सेम रिपीट होगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6, एंड देन 8 एंड देन 10। सो ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर का काम कर रही है। वो जो ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये शॉर्टकट है। और यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये मैंने इसको ब्रेक डाउन करके लिखा है ताकि आपको इजीली समझ आ सके। तो स्टार्टिंग में हमारे पास जो है इस तरह से हम लिखते थे, जब ये काफी पुरानी बात है, जब स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग वगैरह आई थी तो उस सिचुएशन में हमारे पास उस टाइम पे हमारे पास मेमोरीज का काफी इश्यू होता था। तो यहाँ पे काफी कंप्लेंट्स आई कि अगर हमें सिंपल एडिशन करनी है तो हमारे 5 बिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब 1 बिट ये ले रहा है, 2 3 4 5 बिट्स ले रहे थे। तो स्पेस को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, असाइनमेंट ऑपरेटर्स बनाए। असाइनमेंट ऑपरेटर में सिंपली क्या था कि आपके 2 बिट्स बच जाते हैं। कैसे? आपने $i लिखा यहाँ पे, प्लस इज इक्वल टू आपने लिख दिया, और यहाँ पे 2 लिख दिया। मतलब कि ये जो मैंने लाइन लिखी है ये बेसिकली इसी लाइन का शॉर्टकट है। और यहाँ पे क्या होता है कि 1 2 एंड 3 यहाँ पे आपके 3 बिट्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इस तरीके से उन्होंने 2 बिट्स को बचा लिया था। सो ये दोनों चीजें एक ही हैं, बस ये थोड़ा उसका जो है क्या कहते हैं, खुला हुआ वर्जन है, और ये इसका शॉर्टकट है। ठीक है जी। तो एग्जैक्टली सेम चीज मैंने की है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं, और अब अगर हम यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करें तो देखिए परफेक्टली 1 3 5 7 9 आपकी ओड नंबर की जो सीरीज है वो जनरेट हो चुकी है। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या काम करने वाले हैं, हम बेसिकली जनरेट करने वाले हैं आपका टेबल। टेबल किस तरीके से, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू, सॉरी 1 की जगह पे हम 2 कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 2। और फिर नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। एंड देन थर्ड लाइन पे आना चाहिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6। तो इस तरह से मुझे जो है वो टेबल जनरेट करना है 2 का 10 टाइम्स तक। तो ये चीज अगर हमें अचीव करनी है तो वो हम किस तरह से करेंगे।
सो फिलहाल इस ऊपर वाले कोड को मैं खत्म कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी रहे आप लोगों के लिए, और चीज आपका जो फोकस है वो मतलब इस पर्टिकुलर एरिया पे ही रहे। ठीक है। अब ये चीज अचीव करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, सो ऑन एंड ऑन। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, टेबल ऑफ = 2। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया जो कि है टेबल ऑफ 2 का, और यहाँ पे फोर लूप के अंदर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, और इको टेबल ऑफ, ये मैंने ऐसे लिख दिया है सिंपली। ठीक है। तो अब आपके पास जो आउटपुट आने वाला है वो बेसिकली क्या आएगा, 10 टाइम्स सिर्फ 2 आपके पास प्रिंट होगा, तो आपका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से होगा। और यहाँ पे जो हमारी ये लॉजिक लगी हुई है इसको मैं वापस प्लस प्लस कर देता हूँ, $i++। तो अब ये 10 टाइम्स तक आपका 2 2 2 प्रिंट होगा। लेकिन मुझे क्या करना है, 2 के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन x जो है वो शो करवाना है। तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर दे रहे हैं, और यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस देके मल्टीप्लाई की साइन दे रहे हैं। और उसके बाद अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखें 2x मतलब कि 2 × 2 × आपका 10 टाइम्स तक आ चुका है। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, 2 × 1, 2 × 2 और 1 2 3 4 ये आपको कहाँ से मिल रहे हैं, $i के अंदर ये ऑलरेडी जो है वो जनरेट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे डॉट दे के $i लिख दें सिंपली, और यहाँ पे हमने इसको रिफ्रेश किया तो आप देखिए 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, सो ऑन एंड ऑन आपका जनरेट हो चुका है। इन द एंड यहाँ पे आपका आना चाहिए =, तो यहाँ पे हम अगर इसको रिफ्रेश करें तो देखें आपका आपके टेबल की जो शक्ल है वो आती जा रही है। सो 2 × 1 = 2, एंड देन सॉरी यहाँ तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये 10 टाइम्स तक रिपीट हो रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, वो ये कि 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो जाए 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो जाए 3 के साथ, सो ऑन एंड ऑन। सो 2 जो हमें मिल रहा है वो किस वेरिएबल के अंदर है, टेबल ऑफ के अंदर। तो आपने टेबल ऑफ को कॉपी किया और इसको आपने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई के लिए हम एस्ट्रिक्स की साइन देते हैं, वो आपने लगा दी, और 1 2 3 आपको कहाँ पे मिल रहे हैं, $i के अंदर मिल रहे हैं, तो आपने सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया, $i, दैट्स इट। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखिए परफेक्टली 2 × 1 = 2, एंड देन सेकंड टाइम जब लूप चल रहा है तो 2 × 2 = 4, सो ऑन एंड ऑन। अब ये काफी मिला हुआ है तो इसको हम इसकी हम लाइंस ब्रेक कर देते हैं इन द एंड। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ BR। सो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो देखें परफेक्टली आपका 2 का टेबल जनरेट हो गया है। और वेरिएबल्स का जो पावर है वो मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ आप देखिएगा कि अगर मुझे 3 का टेबल जनरेट करना है तो मुझे इस कोड को कुछ भी नहीं करना होगा, मुझे सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे 2 की जगह पे मैं 3 कर दूंगा, एंड अब अगर आप यहाँ पे देखें तो परफेक्टली 3 का टेबल जनरेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 30 लिख देता हूँ तो यहाँ पे आपका 30 का जो टेबल है वो परफेक्टली जनरेट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि टेबल वेरिएबल्स को इस्तेमाल करने से कितनी हमारी जो लाइफ है वो आसान होती जा रही है। ठीक है जी। तो ये एग्जांपल हो गई। अब इसका बनाते हैं एडवांस वर्जन। एडवांस वर्जन में हमें सिंपली क्या करना है कि एग्जैक्टली सेम चीज तो बनानी है, लेकिन HTML के टेबल के अंदर हमें बनानी है। सो HTML के टेबल के अंदर अगर हमें बनानी है तो आपको HTML के टेबल्स याद होंगे, एक सेकंड के लिए मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। आप क्या लिखते थे, टेबल लिखते थे, उसके अंदर TR आती थी, फिर आप TT देते थे, और फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, और फिर सेकंड TD में आप लिखेंगे x, एंड देन थर्ड TD में आप लिखेंगे 1, और फिर फोर्थ TD में आप लगाएंगे =, एंड देन फिफ्थ TD के अंदर आप लिखेंगे 2, जो कि कैलकुलेशन के बाद आपका आएगा। तो ये चीज बेसिकली मुझे करनी है, और ये जो TR है ये अब आपकी रिपीट होती जाएगी अप टू 10 टाइम्स। तो इसमें आप एक चीज नोट करें कि कौन सी चीज है जो कि आपकी रिपीट हो रही है, कौन सा कोड है जो कि आपका रिपीट हो रहा है। तो ये जो TR से यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कोड है ये 10 टाइम्स तक रिपीट होगा। दैट्स वाई इससे हमें ये पता चल रहा है कि इस कंप्लीट कोड को हमें रखना होगा किसके अंदर, इस लूप की ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये चीज बनाते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सो टेबल ऑफ आपका ये यहाँ पे रहेगा, और यहाँ से हम ये भी स्टार्ट करें कि HTML का काम HTML के अंदर,
और पीएचपी का काम पीएचपी के अंदर हम करेंगे, और वो कैसे करते हैं इस एग्जांपल के बाद आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये जो आपकी पीएचपी ओपन हो रही है, अगर मैं इससे बाहर चला जाऊं तो यहाँ पे मैं अपना एचटीएमएल का कोड लिख सकता हूँ, उसमें कोई भी आपके पास एरर नहीं आने वाला। हाँ, अगर मैं इस ब्रैकेट इस पीएचपी की स्टार्टिंग के अंदर अगर मैं यहाँ पे एचटीएमएल का कोड लिखूंगा, लेट्स से कि टेबल ऐसे मैंने लिख दिया, तो अब यहाँ पे आपके पास एरर आने वाला है। मतलब इस चीज की परमिशन आपको पीएचपी के बाहर तो है, इस जगह पे अंदर नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से हम बेसिकली जो अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, तो उसमें हम बेसिकली ऐसे ही कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक टेबल मैंने बना लिया, उसको मैं बॉर्डर दे रहा हूँ 1। ठीक है। और फिर इसकी जो सेल स्पेसिंग है वो हम कर देते हैं 0, ताकि जो बॉर्डर में डबलिंग है वो आपकी नहीं हो। और फिर इस टेबल को हम क्लोज कर देते हैं इस जगह पे। ठीक है जी। अब ये वाला जो कोड है ये बेसिकली पीएचपी का है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये जो ऊपर टेबल ओपन हुआ है और ये जो नीचे टेबल क्लोज हुआ है, ये आपका एचटीएमएल का कोड है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो इसमें। ओके। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इस लूप के अंदर ये वाला कोड मुझे रिपीट करना है। ये जो टी आर मैंने यहाँ पे लिखी है, ये वाला जो स्पेसिफिक कोड है, ये वाला मेरा रिपीट होगा इस लूप के अंदर। तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो आप कोड को एक दफा देख लें। ठीक है। ये मेरा रिपीट होगा। इसको रिपीट करने के लिए अब मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि अपने हमने जो यहाँ पे पीएचपी को ओपन किया था, इस जगह पे मैं अपनी पीएचपी को क्लोज कर देता हूँ और फिर थोड़ी सी स्पेस देके पीएचपी को रीओपन कर देता हूँ। इस लाइन को मैं मिटा देता हूँ। चीजें आपको दिखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन ये बहुत ही आसान है। अब आपको काफी आसानी होगी जब आप इस पे एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे तो देखें, सिंपल है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है ये पीएचपी का है, यहाँ तक। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है ये पीएचपी का है। बीच वाला जो स्पेस हमने खाली छोड़ा है, ये इसलिए छोड़ा है ताकि एचटीएमएल का कोड मैं एचटीएमएल में लिखूं, बार बार मुझे इको लगाने की जरूरत नहीं पड़े। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टीआर मैंने लिख दिया और टीआर को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टीडी। और ये टीडीज हमारे कितनी दफा बनेंगे, 5 टाइम्स बनेंगे, क्योंकि एक में आएगा 2, फिर आएगा x, फिर 1, फिर इज इक्वल टू एंड देन कैलकुलेशन। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, जो टेबल ऑफ है ये आपको किसके अंदर ये जो है एक वेरिएबल है किसका, पीएचपी का। पर अनफॉर्चुनेटली इस जगह पे आप जो है वो एचटीएमएल के अंदर हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे मुझे अगेन क्या करना होगा, पीएचपी को ओपन एंड क्लोज करना होगा अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो इसको एक्सेस करने से पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक सिंपल चीज आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा टेबल जो है वो जनरेट बेसिकली हो रहा है या नहीं। तो इसको मैंने एज इट इज ऐसे रख दिया है फिलहाल। इसको यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखिए आपका टेबल तो परफेक्टली जनरेट हो गया है, लेकिन इसमें वो डायनामिक चीजें नहीं हो रही, मतलब इसमें कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म अभी नहीं हो रही। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस 2 की जगह पे हम क्या कर देते हैं, ये जो टेबल ऑफ वेरिएबल है इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, इस तरीके से टेबल ऑफ आएगा। क्योंकि ये एचटीएमएल है तो एचटीएमएल को लग रहा है कि टेबल ऑफ कुछ टेक्स्ट है जो कि आपने लिखा हुआ है। इसको नहीं पता कि ये अगर आप डॉलर ऑफ लिखते हैं तो ये कोई वेरिएबल है या नहीं है। तो आपने यहाँ पे क्या करना होगा, पीएचपी को ओपन करना होगा एंड यहाँ पे आपने क्लोज करना होगा। और फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में आपने क्या करना होगा, इको डॉलर टेबल ऑफ। यहाँ पे इसको हम सेव कर लेते हैं और आइए इसका आउटपुट देखते हैं। टेबल ऑफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, 30। सो यहाँ पे जो जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपके पास बेसिकली 30 आ जाएगा। तो ये देखिए परफेक्टली 30 आ चुका है। उसके बाद हमें एक्स लिखना था जो कि मल्टीप्लाई की साइन है, वो आ रहा है ऑलरेडी आपके पास। और थर्ड स्टेप में आपके पास ये 1 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हमने क्या करना है, डायनामिक, ताकि ये 1 2 3 4 इस तरीके से आना चाहिए। तो 1 2 3 आपको किस वेरिएबल में मिल रहा है, डॉलर आई के अंदर। तो आपने अगेन यहाँ पे क्या करना होगा, पीएचपी को आपने किया ओपन एंड क्लोज किया। बेशक आप यहाँ पे थोड़ी स्पेस दे दें ताकि चीजें आपको थोड़ा क्लियरली नजर आए। और अब आप यहाँ पे इको करके डॉलर आई कर देंगे। और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करके इसका आउटपुट चेक करूँ तो देखिए 1 2 3 परफेक्टली आपके पास अप टू 10 तक आ चुका है।
एंड देन इन द एंड आपने आखिर में इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे क्या करनी है, कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। और आपको पता है कि HTML के अंदर आप कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वो आपने PHP के अंदर ही करनी होगी। और यहाँ पे हम लिख देते हैं इको और डॉलर टेबल ऑफ मल्टीप्लाई बाय डॉलर आई। इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे आके इसको हमने रिफ्रेश कर दिया। तो देखिए परफेक्टली आपका जो टेबल है वो अगेन जनरेट हो चुका है। और मजे की बात यह है कि ये इस टाइम पे HTML के टेबल के अंदर अंदर ही जनरेट हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखा आपने कि कितना आसान है जो है वो PHP के अंदर चीज़ों को बनाना, अगर आप PHP की जो कोर फंक्शनैलिटी है आप अगर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये था पावर बेसिकली फोर लूप्स का। अब यहाँ पे हम इस वीडियो को पॉज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कुछ और टॉपिक करेंगे और फिर हम वापस रिज्यूम करेंगे अपने फोर लूप्स पे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कंडीशंस। उसमें हम थोड़ा सा मैं आपको टच दूंगा कंडीशंस के बारे में कि बेसिकली कंडीशंस होती क्या है और कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप क्या क्या चीज़ें बेसिकली बना सकते हैं। उसके बाद हम वापस आ जाएंगे इस फॉर लूप पे और फिर यहाँ पे हम देखेंगे नेस्टेड फॉर लूप। और फिर नेस्टेड फॉर लूप में हम अपनी कंडीशंस को इस्तेमाल करके और ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे। सो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।